हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे और दोस्तों सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानती है कि भी एमपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम स्टार्ट है। दोस्तों उसी के आधार पर जो है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि एग्ज़ाम में जो है जो रिव्यूज़ आ रहे हैं, जो एनालिसिस हो रहा है, जो बच्चे बता रहे हैं एग्ज़ाम देकर आने वाले। तो दोस्तों यहाँ पर ज्योमेट्री या जो ज्यामिति है, एडवांस मैथ्स का एक चैप्टर है ज्यामिति, इससे भी जो है क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों पिछले जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हुए मतलब एग्जाम हुए थे, उनमें भी जो है बहुत ज़्यादा जो है ज्योमेट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज उसी को दृष्टिगत रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है। इसमें कुछ ज्यामिति के क्वेश्चन मैं आप लोगों से डील करूंगा, जो कि एग्ज़ाम आने वाली जो शिफ्ट है उसमें पूछे जा सकते हैं, जिनकी संभावना बन रही है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो दिल से वीडियो को लाइक कर लीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो क्वेश्चन मेरे साथ आप लोग, है ना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है, एक वृत्त में यदि जीवा सी डी की तुलना में जीवा ए बी केंद्र ओ से अधिक निकट है, तो ऑप्शन दे रखे आपको, है ना। ए बी बराबर है, बड़ा है सी डी से, है ना। इस तरह के चार ऑप्शन दिए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम तो एक वृत्त बना लेते हैं। एक सर्कल बना लिया हमने। अब दोस्तों इसका एक सेंटर ले लीजिए। अब यहाँ पर जो है जीवा क्या होती है, जीवा जो होती है परिधि से परिधि को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको जीवा कहते हैं। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो है उसका व्यास होता है, सबसे बड़ी जीवा। तो यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है कि जो सी डी की तुलना में जीवा ए बी केंद्र ओ से अधिक निकट है। मतलब ये केंद्र मान लीजिए ओ है, यहाँ से अगर एक जीवा देखें हम तो ये ए बी जीवा निकाल दी हमने। ये ए बी जीवा है एक, जो केंद्र के निकट है बोले। और जो सी डी है वो थोड़ा दूर होगी केंद्र से। ये सी डी जीवा है, ये थोड़ा केंद्र से दूर है ना। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि ए बी बड़ा होगा या सी डी बड़ा होगा। तो ये बहुत ही हल्का क्वेश्चन होता है और इसको छोड़कर आ जाते हैं हम लोग, या कुछ बच्चे जो होते हैं इस तरह के क्वेश्चन छोड़ देते हैं। तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, आपको कुछ नहीं देखना है। आपको ये देखना है कि जो केंद्र के पास में है उसकी लेंथ ज़्यादा होगी उस जीवा की, है ना। और जो केंद्र से दूर है उसकी क्या होगी, कम होगी। तो हम यहाँ सिंपल सा आंसर कर सकते हैं, ए बी ग्रेटर देन सी डी। मतलब ए बी जीवा जो है सी डी से क्या होगी, बड़ी होगी। और ये ऑप्शन में लगा दीजिए, तीसरा नंबर का ऑप्शन यही कह रहा है आपसे, है ना दोस्तों। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बना लेंगे आप लोग। थोड़ा सर्दी हो गई दोस्तों तो थोड़ी आवाज़ दबी हुई आ रही होगी, है ना। क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप लोग, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक आयत ए बी सी डी है, इसके विकर्ण ओ पर मिलते हैं। इसके विकर्ण जो है ओ बिंदु पर मिलते हैं। यदि ओ ए 2x+4 और ओ डी 3x+1 हो तो x का मान क्या होगा, है ना। ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो सबसे पहले तो आयत बना लेते हैं हम लोग। ये आपका आयत हो जाएगा, इसका नाम दे देते हैं। इसको दिया है ए बी सी और ये डी, है ना। और इसके जो विकर्ण है ना बिंदु ओ पर मिलते हैं। जैसे एक विकर्ण ये डाल दिया हमने ए से सी तक, और दूसरा वाला बी से डी तक। तो ये जो विकर्ण है यहाँ पर बिंदु ओ पर मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर आपसे कहा गया है कि ओ ए का मान दिया है। ओ ए दिया हुआ है आपको, ओ ए दिया हुआ है 2x+ ओ से लेके ए तक, यहाँ तक ये दिया है 2x+4। और आपको दिया है ओ डी, ओ डी मतलब ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3x+1। तो आपको बताना x का मान क्या होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाता है ना दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन में आपको थ्योरी दी है, उसके आधार पर हमने डायग्राम बना लिया। अब यहाँ पर देखिए जो आयत होते हैं, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो दोस्तों अगर मैं ओ ए बराबर ओ डी लिख सकता हूँ, मतलब जो ओ ए है ओ डी के बराबर होगी। और इसी से हम x का मान निकाल लेंगे सिंपली। तो यहाँ से हम कर सकते हैं 2x+4 = 3x+1। और यहाँ से अगर देखें x का मान, तो ये 3x में से 2x जाएगा तो ये माइनस का x बचेगा, और ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3। यहाँ से माइनस कट जाएगा तो x का जो वैल्यू है वो 3 आ जाएगा,
और ऑप्शन देखकर लगा दीजिए आप लोग। तो ये भी बहुत ही हल्का क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि कई बच्चे जो है पढ़ के नहीं जाते ज्योमेट्री, तो ये ऐसे क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो बिल्कुल छोड़ने की ज़रूरत नहीं है अब, है ना। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो दिल से वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए प्लीज़। और ज़्यादा से एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 वर्ग सेंटीमीटर है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 16 वर्ग सेंटीमीटर है, तो वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाओं से निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल निम्न होगा। दोस्तों सबसे पहले तो इसका डायग्राम समझ लेते हैं हम लोग। तो डायग्राम दोस्तों इसका क्या होगा, एक वर्ग है, वर्ग की क्या खासियत होती है, इसकी चारों भुजाएं इक्वल होती है, क्या होती है, बराबर होती है। तो दोस्तों ये वर्ग है जिसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 16 वर्ग। तो यहां पर बोला है तो वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली, वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली, ये मध्य बिंदु हो गए इनकी भुजाओं के, इनको जोड़ दीजिए, ये जोड़ दिया हमने, है ना। अब दोस्तों यहां पर क्या कहा जा रहा है आपसे, भुजाओं को जोड़ने वाली रेखाओं से निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब ये जो वर्ग अंदर बना है इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है ना। दोस्तों सबसे पहले तो हम बोल देते हैं कि वर्ग का अगर क्षेत्रफल आपको दिया है 16, तो इसकी भुजा जो है, इसकी भुजा हो जाएगी 4, मतलब ये बड़े जो वर्ग है, बड़े वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर, ये बाहर वाले की, है ना। दोस्तों हमें अंदर वाली आकृति का क्षेत्रफल चाहिए और अंदर भी एक वर्ग बना हुआ है। तो दोस्तों कुछ नहीं करना है आपको, अंदर वाली आकृति में अगर मैं यहां से यहां तक की बात करूं, ये वाली लाइन की, तो ये लाइन जो है बाहर वाली आकृति की भुजा है, इसकी भुजा है, और अंदर वाली आकृति का क्या है, ये अंदर वाली जो आकृति बनी है वर्ग, उसका विकर्ण है ये क्या है, उसका विकर्ण, इसको मैं विकर्ण कहूंगा अंदर वाली आकृति के लिए। अब दोस्तों ये अगर 4 है तो ये विकर्ण भी इसका कितना होगा, 4 सेंटीमीटर ही होगा अंदर वाली आकृति के लिए। और दोस्तों आप लोगों ने फॉर्मूले में एक चीज पढ़ रखी होगी, अगर वर्ग का विकर्ण हमें पता हो जाए तो इसका क्षेत्रफल हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, कुछ नहीं, विकर्ण का स्क्वायर अपॉन 2, इससे भी जो है वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं अगर हमें विकर्ण पता हो तो हमें अंदर वाली आकृति का विकर्ण पता है, क्या है 4, तो 4 का वर्ग डिवाइडेड बाय 2, 16/2, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 8 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो जाएगा अंदर वाली आकृति या जो अंदर वाला वर्ग है उसका क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, चलिए आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ है। तो क्लियर हुआ है तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, थ्योरी और इसके साथ में डायग्राम भी आप लोगों को दिया गया है क्वेश्चन में, है ना। तो दोस्तों क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है, इसमें एक चीज ये भी दी हुई है, ये वाला, ये 110 है। अब दोस्तों यहां पर आपको क्वेश्चन में कहा कि ए बी सी डी के समांतर है, ए बी भुजा सी डी के समांतर है, तो बिल्कुल है ए बी और ये सी डी। अगर इसको मैं आगे बढ़ा दूं और इसको मैं इधर ले लूं तो दोनों समांतर आ रही है, बिल्कुल आ रही है। उसके बाद आपको आगे कहा गया है कि ए बी सी कोई कोण है, ए बी सी पे गया ना यहां पर, तो ये कोण है 100 डिग्री। उसके बाद दिया है ओ सी डी 110, ओ सी डी 110 दिया है, यहां पर दिया हुआ है। उसके बाद में आगे लिखा है आपसे जो पूछा है बी ओ सी ज्ञात कीजिए, कौन बी ओ सी को ज्ञात करना है। आइए दोस्तों बी ओ सी निकालते हैं। बी ओ सी मतलब बी ओ सी मतलब हमें यहां का कोण फाइंड करना है, ये वाला क्वेश्चन कोण देखना है हमें कितना होगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसको। अब सबसे पहले एक चीज बता दूं कि अगर ये यहां पर ये लाइन अगर सीधी है, ये लाइन अगर सीधी जा रही है तो यहां पर देखिए ये अगर 110 है दोस्तों, 110 है, और जो सीधी लाइन के आसन्न कोण होते हैं, ये याद रखिए आप लोग, एक सीधी लाइन के जो आसन्न कोण होते हैं उनका योगफल 180 अंश होता है। कितना होता है, 180 अंश। उसी के अनुसार अगर मैं यहां से इसको पूरा ऐसा मिला दूं तो एक आसन्न कोण बन रहा है। अगर ये 110 है तो दोस्तों मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि 110 अगर ये है तो ये 70 होगा, क्योंकि इन दोनों का योगफल 180 होना चाहिए पूरा, ये आसन्न कोण बन रहा है दोनों, तो ये 70 होगा। अब इसके बाद में दोस्तों यहां पर हम देखेंगे कि अगर ये 100 है तो इसके संगत यहां का ये कोण कितना होगा, ये भी 100 होगा। ये संगत कोण है आपस में, ये वाले और ये वाले, इनको बोलते हैं संगत कोण। कौन से कोण, संगत कोण। तो दोस्तों ये 100 है, अगर ये 100 है तो यहां का क्या होगा, यहां पर फिर ये आसन्न कोण बन गया पूरा, तो ये होगा 80, हो जाएगा 80। अब दोस्तों ये जो है ये एक ट्रायंगल बन गया, यहां पर देखिए ट्रायंगल के दो कोण पता है हमें,
और ट्रायंगल के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो दोस्तों अगर ये दो कोण, एक 80 और एक 70 है, तो यहाँ का कोण क्या होगा, तो 80 प्लस 70, तो ये हो जाएगा 8 और 7 15, 150 है ना। 150 अंश हो गया दोनों का योगफल। और अगर 180 में से इसको घटा दिया जाए 150 को, तो यहाँ का कोण जो बचेगा वो बचेगा 30 अंश। कितना बचेगा, 30 अंश। तो दोस्तों आपका जो BOC कोण है वो हो जाएगा 30 डिग्री का। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप बना सकते थे, ठीक है, और बना सकते हैं। तो दोस्तों आपको आसन्न कोण, संगत कोण, एकांतर कोण, सम्मुख कोण, इन कोणों के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। और इसका वीडियो डला हुआ है मेरा ज्योमेट्री का, वहां से आप लोग इनको देख सकते हैं अच्छे से और क्लियर कर सकते हो। प्लेलिस्ट में आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से सारे वीडियोस मिल जाएंगे आपको बेसिक वाले। तो ये PAQ त्रिभुज ABC की भुजा BC के समांतर एक रेखा है ना। PAQ त्रिभुज ABC की भुजा BC के समांतर एक रेखा है। मतलब सबसे पहले तो त्रिभुज ABC बना लीजिए आप। ये त्रिभुज ABC है, A B और ये C। ये क्या कह रहा है कि जो BC रेखा है, BC के समांतर एक रेखा है PAQ, मतलब ये ऐसी यहां से समांतर रेखा होगी। ये BC है और BC के समांतर यहीं से खींचेंगे। ये क्या है, PA और Q, ये एक रेखा हो गई। अब आपको दिया है कोण PAB दिया हुआ है, PAB बोले तो ये दिया हुआ है आपको, कितना दिया है, 55। उसके बाद आपको आगे दिया है ACB, कोण ACB मतलब A C और B, मतलब ये इस कोण की बात हो रही है, ये हमें दिया हुआ है। और पूछा क्या गया है, कोण CAB मतलब CAB मतलब यहां का कोण हमें फाइंड करना है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो दोस्तों आइए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। दोस्तों अगर BC और जो PQ है अगर ये समांतर है, तो दोस्तों अगर आप कहेंगे कि यहां पर ये इस लाइन को अगर मैं यहां से आगे बढ़ा दूं थोड़ा सा, तो ये वाला भी कोण जो है ये दोनों संगत कोण हो जाएंगे। और ये 60 है तो ये भी 60 अंश का ही होगा दोस्तों, बिल्कुल होगा। अब दोस्तों यहां से अगर आपसे कहा जाए कि अगर ये 60 अंश का है तो इस कोण का सम्मुख कोण ये है, तो ये भी कितना होगा, ये भी 60 अंश होगा। ये दोनों आपस में सम्मुख कोण हो गए, इस तरह से बनेगा ये। तो ये आप आमने सामने के सम्मुख कोण होते, तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा। अब दोस्तों बात आ रही है यहाँ के कोण की, तो यहाँ से हम सीधा निकाल सकते हैं इसको। ये पूरा का पूरा एक आसन्न कोण है और आसन्न कोण का योगफल 180 अंश होता है। तो दोस्तों हम सिंपली क्या कह सकते हैं, 55 प्लस 60, इन दोनों के योगफलों को 180 में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 180 माइनस ये हो जाएगा 5 और 6 और 5 11, 115 है ना। 115 में से 180 में से घटा दीजिए 115 को, तो कितना बच जाएगा, ये 15 गए, 10 गए, 65, 65 आपका आंसर हो जाएगा, 65 डिग्री है ना दोस्तों। तो 65 अंश का कोण हो जाएगा ये वाला, और यही तो पूछा गया है आपसे। तो क्वेश्चन कह रहा है PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। चतुर्भुज बना लेते हैं हम लोग। समांतर चतुर्भुज है मतलब आमने सामने की बजाय समांतर होनी चाहिए। इस तरीके से ये PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। इसके बाद दिया है भुजा PQ को बिंदु T तक बढ़ाया गया। भुजा PQ को बिंदु T तक, ये PQ जो है इसको बिंदु T तक बढ़ाया गया है, मतलब ये आगे दी है ना, यहाँ कोई बिंदु T है। उसके बाद आपसे कहा गया यदि QRS मतलब ये वाले कोण की बात हो रही है ना दोस्तों। याद रखिए QRS ये जब होता है तो बीच में जो आएगा उस पे एंगल बनता है, तो R पॉइंट पे बनेगा ये कितना दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है 125। आगे देखिए, तो हमें निकालना है RQT एंगल हमें फाइंड करना है, ये 125 दिया हुआ है।
तो दोस्तों आइए इसको बड़े ही शानदार तरीके से हम लोग निकालेंगे। आर क्यू टी मतलब ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो दोस्तों सिंपल चीज है, सिंपल, बहुत ही सिंपल हो जाएगा ये। अब ये दो समांतर लाइन है और इसको एक अगर प्रतिच्छेदी लाइन काटती है इस तरह से, तो दोस्तों यहां पर जो है ये जो है इस कोण का एकांतर कोण ये होगा। ये एकांतर कोण है, मतलब एक इस साइड बनेगा तो दूसरा इस साइड बनेगा इस लाइन के। तो ये अगर 125 है तो ये भी 125 अंश ही होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 125 ही होगा ये भी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी आप बना सकते थे। चलिए, तो बहुत ही हल्के क्वेश्चन है और मजेदार क्वेश्चन है। तो ये, या फिर ऐसा कर सकते हैं, इसका संगत, ये संगत कोण है तो ये भी 125 है, ये 125 है तो इसके सम्मुख कोण भी 125 होगा। तो 125 का ही खेल है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, 125 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिए। केंद्र O वाले एक वृत्त में त्रिभुज ABC उत्कीर्ण है। केंद्र O वाले एक वृत्त में त्रिभुज ABC बना है बोले, तो इस तरह से ये बना लिया हमने O केंद्र वाला वृत्त, और इसमें एक त्रिभुज ABC उत्कीर्ण है। ये हमने त्रिभुज ABC बना लिया। ठीक है भाई, जैसा प्रश्न कह रहा है वैसे ही कर रहे हैं हम लोग। इसको थोड़ा सेंटर में ले लीजिए। हाँ, उसके बाद में आगे कहा गया है, यदि BAC बराबर n है, यहाँ पर एक कोण बताया BAC बराबर n है, और OCB बराबर m है, OCB बराबर m है ना। तो ऑप्शन दे रखे आपको m प्लस n का मान बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले BAC कौन सा होगा, BAC मतलब इस कोण की बात हो रही है। ये कितना है, n दिया हुआ है। उसके बाद आगे क्या दिया हुआ है आपको, OCB, OCB बोले तो यहाँ से इसको, ये कोणार्धक लाइन हो जाएगी इसकी, इसको यहाँ मिला दीजिए और इसको भी ऊपर मिला दीजिए। हाँ, इसमें मिला देंगे। ये पूरा का पूरा n है, लेकिन याद रखिए। हाँ, और ये वाला जो है ये है आपका m। यहाँ तक ये डायग्राम आप लोगों को आई होप समझ में आ गया है ना। तो इस तरह से डायग्राम बनेगा इसका। अब दोस्तों आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कहा गया है किस कोण का मान निकालने के लिए, अच्छा m प्लस n का मान बताइए। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको ये याद रखना है कि अगर ये कोण n है तो याद रखिए जो आपका BOC होगा, यहाँ का जो एंगल होगा, ये हमेशा क्या होता है, इस कोण का दोगुना होता है। ये एक थ्योरम है। ये क्या है, एक थ्योरम है ये, कि अगर ये कोण n है तो इसका डबल यहाँ का कोण हो जाएगा। अगर ये 60 है तो ये 120 होगा, ये अगर 90 है तो ये 180 होगा, मतलब हर बार डबल होता है। तो ये एक थ्योरम है जिसको आपको याद रखना है। जीवा द्वारा केंद्र में बनाया गया कोण उसके द्वारा परिधि में बने कोण का दुगुना होता है। ये याद रख लीजिए आप लोग। अब यहां से दोस्तों अगर आपसे कहा जाए OBC और OCB ये दोनों कोण बराबर होंगे, ये भी m हो जाएगा। अब दोस्तों यहां से अगर हम बात करें तो अगर ये भी कोण m है, क्यों है, क्योंकि ये लाइन बराबर है, तो ये बराबर है, इसलिए यहाँ का कोण और यहाँ का कोण क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है एक। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम तीनों कोण की बात करें तो ये m प्लस 2n प्लस m बराबर 180 ले सकते हैं हम इसको, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 अंश। यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से बनेगा 2m प्लस 2n बराबर 180, और यहाँ से अगर दो को कॉमन निकाल ले तो m प्लस n जो है 180, और ये 2 से कट जाएगा तो हमारा आंसर 90 डिग्री आ जाएगा। m प्लस n हम 90 डिग्री लगा सकते हैं, देख कर लगा दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा इस तरह से। चलिए, आई होप आज के सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए हैं और बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुए हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को दिल से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।